morning, kids. Welcome to the fifth lesson of your OC, that is Forms of Business Organization. चलिए आज हम लोग Forms of Business Organization में स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस क्या होते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. नाउ statutory corporation is an autonomous corporate body created by special act of the parliament or state legislature with defined powers, functions and duties. चलिए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस क्या होते हैं. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस एक ऐसी कॉर्पोरेट बॉडी होती है जो एक स्पेशल एक्ट के तहत बनाई जाती है जिसे कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स मिलकर बनाते हैं और इसके अंदर सारे पावर्स, सारे फंक्शंस और सारी ड्यूटीज इसी के अंदर क्लब करके दी जाती है या ये लोग पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा सारे रूल्स और रेगुलेशंस को बनाते हैं. अब अगर मैं बात करती हूँ इनके रूल्स और रेगुलेशंस की तो आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें. जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या वी कैन से LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. चलिए देखते हैं एग्जैक्टली. ओके, नाउ दीज आर द टू एग्जाम्पल या बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. जैसे मैंने बताया कि ये लोग स्टेट लेजिस्लेचर्स या पार्लियामेंट के द्वारा रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं या फॉलो करते हैं. अब अगर मैं बात करती हूँ RBI की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है. अगर हमने एक नॉर्मल सी नोट देखी है, कोई भी करेंसी नोट्स, 5 की रहने दीजिए, 10 की, 20 की, 100 की, जितनी भी, सभी के नीचे लिखा होता है RBI और वहाँ पे गवर्नर का एक सिग्नेचर होता है. सो व्हाट इज RBI गाइस? RBI इज अ बैंक वी कैन से विच इज हैविंग एन अथॉरिटी टू इशू करेंसी नोट्स. करेंसी नोट्स को इशू करना, मार्केट में कितने लाने हैं, ले जाने एंड ऑल. दैट्स वाई ये सारा सब कुछ डिसाइड होता है पार्लियामेंट या गवर्नमेंट के अंडर में. सारा सब कुछ डिसाइड होता है गवर्नमेंट के अंडर में या गवर्नमेंट इन चीज़ों को देख रही होती है. ये चीज़ हो जाती है मेरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी एक एग्जाम्पल है. या LIC, जैसे मैं बोल देती हूँ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी यूजुअली एड हम लोग देखते हैं टेलीविजन के ऊपर, LIC की. चलिए अब हम लोग अगर बात कर लेते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की तो इसके कुछ फीचर्स हैं, कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं. तो we'll do one thing कि we'll talk about them one by one. फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स हम लोग एक एक करके हर एक चीज देख लेते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसके फीचर्स के बारे में. आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही चुकी होगी कि एग्जैक्टली स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस क्या होते हैं. नाउ फीचर्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, हियर आई एम यूजिंग शॉर्ट फॉर्म. ऑलराइट, चलिए देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या होने चाहिए. द फर्स्ट वन इज कॉर्पोरेट बॉडी. चलिए, statutory corporation is an artificial person created by laws and its independent legal entity. It is managed by the board of directors constituted by the government. A corporation has a right to enter into a contract and can undertake any kind of business under its own name. Yes, it's a corporate body. Corporate body means what? The particular body member should be there. या we can say body members होते हैं जिन्हें हम नाम देंगे directors and all. And the same is governed by या we can say managed by government. इनके अंदर रूल्स और रेगुलेशंस कहाँ से आते हैं? गवर्नमेंट की तरफ से. और ये एक कॉर्पोरेट बॉडी होती है, इसका एक खुद का लीगल अस्तित्व होता है. जैसे मैंने आपको बताया था रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड ऑल, वो हिसाब से सारी कंपनीज रजिस्टर्ड होगी, सारा सब कुछ गवर्नमेंट के हिसाब से चलेगा, इसीलिए ये होती है कॉर्पोरेट बॉडी. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर. answerable to चलिए लेजिस्लेचर्स क्या होते हैं आइए हम लोग देखते हैं. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट or state assembly whomsoever creates it. Parliament has no right to interfere in the working of statutory corporation. It can only discuss policy matters and overall performances of the corporations. अगर मैं बात करती हूँ लेजिस्लेचर्स की तो लेजिस्लेचर्स का मतलब होता है बच्चों कानून, लॉ जिसे हम लोग बोलते हैं. अब ये जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हमारी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बनाती है, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को RBI की,
तो आरबीआई इस साल कितने नोट्स इशू कर रही है, मार्केट में कितने नोट्स है, कितने लोगों को आई एम सॉरी कितनी बैंक को कितना फंडिंग हो रहा है, कितना लोन इशू हो रहा है मार्केट में, ये सारा सब कुछ कौन डिसाइड करेगा, आरबीआई। पर अगर आरबीआई इसमें किसी प्रकार का रूल गलत ऐड ऑन कर लेती है तो उसे आंसर देना पड़ेगा कानून को। कानून मतलब जितना भी लेजिस्लेचर या गवर्नमेंट है उन्हें इसे आंसर करना पड़ेगा। क्लियर? दैट्स व्हाई द अनदर फीचर इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। आइए थर्ड देखते हैं, ओन स्टाफिंग सिस्टम। ओन स्टाफिंग सिस्टम। चलिए, employees are not government servant even though they are government owns and manages a corporation. Employees of various corporation receives balanced or uniform pay and benefits by the government. They are recruited, remunerated and governed as per the rules laid down by the corporation. Yes, अगर मैं staffing की बात करूँ, staffing क्या हो जाता है? Staffing means the staff who's working in that particular statutory corporation. Now, the salary of the staff या we can say the rules and regulations governed for the staff, ये सारा सब कुछ कौन देखता है, गवर्नमेंट। इसीलिए इनका स्टाफिंग सिस्टम जो होता है वो खुद ही से होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ही इन स्टाफ को सैलरी देती है, मैनेज करती है, हैंडल करती है। इसीलिए थर्ड फीचर हो जाता है ओन स्टाफिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। Now, a statutory corporation enjoys financial autonomy or independence. It is not subject to the budget, accounting and audit control. After getting the prior permission from the government, it can even borrow money within and outside the country. Yes, अगर हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटस की या फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की, इसमें क्या होता है कि एज द पर्टिकुलर company या the particular corporation has been run, managed and organized, या we can say arranged under government. That's why फाइनेंशियल इशू तो यहाँ पे होंगे ही नहीं, या फाइनेंशियल क्राइसिस की यहाँ पे बात ही नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये चीज़ गवर्नमेंट के अंडर में आती है, इसलिए बाकी चीज़ों की दिक्कतों का कोई मतलब ही नहीं होता है फाइनेंस से रिलेटेड। फाइनेंस मतलब कैपिटल या पैसा। लास्ट, नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। चलिए लास्ट वाला फीचर देख लेते हैं इसका कि नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय फॉलोइंग पर्टिकुलर एक्ट और therefore there is no political interference in formation, working and administration of statutory corporation. Yes, अगर हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के अंदर में आती है, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की इसके अंदर कोई बात नहीं होती है। वाई? बिकॉज कि रूल्स या रेगुलेशंस आर ऑलरेडी मेड, वो ऑलरेडी बन चुके हैं। अब उसके अंदर फिर से चेंजेस होना और ये सब कुछ बहुत दिक्कत और झमेले वाला काम है, इसलिए इसमें कोई भी प्रकार का पॉलिटिकल दखलंदाजी बोलिए या इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होता है। तो ये थे कुछ फीचर्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी के मेरिट्स। मेरिट्स मतलब इसके गुड पॉइंट्स, इसकी अच्छाइयाँ, इसके अच्छे अच्छे पॉइंट्स। लेट्स स्टार्ट विथ वी कैन से मेरिट्स। Okay, merits of a statutory corporation. The first one is initiative and flexible. Yes, the first merit या एक पहला इसका good point ये है कि यहाँ पे लोग खुद से initiative लेते हैं and this is the flexible form of statutory corporation. Move on toward the next one, guys. The next is administrative autonomy. Administrative autonomy. Now let's have a look key exactly what is administrative autonomy. The next is a statutory corporation is able to manage its affairs with independence and flexibility. Yes. The statutory corporation is able to handle and manage its all business affairs. That's why the another merit of it is administrative autonomy. Okay, let's have a look toward the third merit of it. Now the third merit of it is quick decisions. Now let's start with it. Statutory corporation is relatively free from red tapeism and
as there is less file work and less formality to be completed before taking decisions. Yes, as the particular business is run under the government, that's why quick decision facility is there. Yeah, we can say they'll be easily make and take quick decisions for the betterment of their स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. यहाँ पे डिसीजंस जो होते हैं बहुत ही क्विकली लिए जाते हैं क्योंकि फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, इसलिए डिसीजंस भी रैपिडली लिए जाते हैं. लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड द फोर्थ वन गाइस, व्हिच इज एफिशिएंट स्टाफ. Okay, as the particular we can say statutory corporation is hiring or recruiting staff as per the rules and regulations governed by the government. गवर्नमेंट की जितनी भी प्रक्रिया है उसके अनुसार स्टाफ को रिक्रूट किया जाता है या जॉब दी जाती है. दैट्स व्हाई ओवर हियर दे आर हायरिंग या दे आर वी कैन से अपॉइंटिंग एफिशिएंट स्टाफ, दोज हु आर एजुकेटेड, दोज हु आर क्वालिफाइड या दोज हु आर एक्सपीरियंस्ड होल्डर. व्हाई? बिकॉज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को हैंडल करने के लिए एक्सपीरियंस और स्टाफ क्वालिफाइड या स्टाफ ही ज़रूरी होता है क्योंकि वहाँ पे काम क्या रहेगा, बहुत ही परफेक्ट और एक्यूरेट होना चाहिए. दैट्स वाई इफिशिएंट स्टाफ का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. आइए नेक्स्ट वाला चेकआउट करते हैं, फिफ्थ वन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट. यस गाइस, नाउ as it's a statutory corporation and the same is organized and managed by the government, and as I told you that efficient staff is there, yeah we can say qualified yeah educated staff is there, but of course the management is professional because if we are hiring or if we are recruiting educated staff, so but of course that'll be easy, yeah we can say it is easy to manage or handle the business situations. ठीक है, यहाँ पे प्रोफेशनल लोगों को हायर किया जाता है इसलिए मैनेजमेंट भी बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल वाइज हो जाती है. चलिए अगला पॉइंट देखते हैं इसका, इजी टू रेज कैपिटल. चलिए इजी टू रेज कैपिटल के अंदर क्या है कि such corporations are fully owned by the government. They can easily raise required capital by floating bonds at a low rate of interest. चलिए अगर हम लोग बात करते हैं कैपिटल को बढ़ाने की, तो इस टाइप के स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में फंडिंग कौन कर रहा होता है, गवर्नमेंट. तो इजीली गवर्नमेंट यहाँ पे कैपिटल प्रोवाइड कर सकती है या दे सकती है. एज आई टोल्ड यू दैट कैपिटल मीन्स इनिशियल अमाउंट टू स्टार्ट या वी कैन से वर्किंग कैपिटल है ना, टू हैंडल या मैनेज बिजनेस सिचुएशंस. क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है तो पैसों की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है. चलिए ये हो गए मेरे मेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. आइए चेकआउट करते हैं कि डीमेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस क्या होते हैं. नाउ लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड डीमेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. हार्डली 5 are there. Now, autonomy on paper only. The first one is autonomy on paper only. चलिए, the autonomy and flexibility of statutory corporation is only for namesake. Practically, ministers, government officials, and political parties often interfere with the working of these corporation. यहाँ पे जितनी भी ऑटोनॉमी रहेगी है ना, जितने के भी नाम लिस्टेड रहेंगे या जो भी, वो सिर्फ पेपर वर्क के लिए होते हैं. मतलब गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं वहाँ पे एविडेंसेस और प्रूफ को बहुत महत्व होता है. तो यहाँ पे ऑन पेपर चीज़ें मतलब कि चाहिए ही चाहिए, ये हो जाता है उसका सबसे बड़ा डीमेरिट. नेक्स्ट, लैक ऑफ इनिशिएटिव. लैक ऑफ इनिशिएटिव. Statutory corporations do not have to face any competition and are not guided by the profit motive. Yes, if we talk about statutory corporation, so they are running their corporations with the aim या with the motive not to earn profit but to render services to other. यहाँ पे क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है इसलिए इनका मेन टारगेट क्या होता है, इनका मेन मोटो सर्विसेज प्रोवाइड करना, पैसे कमाना बिल्कुल नहीं. इसीलिए यहाँ पे इनिशिएटिव भी बहुत कम लिए जाते हैं. अगर मैं बात करती हूँ इनिशिएटिव्स की, तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सर्विसेज ही प्रोवाइड करनी है तो इतना इंटरेस्ट या इतना इनिशिएटिव कोई भी नहीं लेता है. नेक्स्ट, रिजिड स्ट्रक्चर.
रिजिड का मतलब होता है अनब्रेकेबल, या जो कभी चेंज नहीं हो सकता है, लाइक दैट, या उसके अंदर हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते हैं। चलिए, द ऑब्जेक्ट्स एंड पावर्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आर डिफाइंड बाय द एक्ट एंड दीज कैन बी अमेंडमेंट बाय ओनली अमेंडिंग द statute or the act. Amending the act, it's a time consuming and complicated task. Yes, rigid structure, as I told you that rules, yeah, regulations are made by the government, that's why we are unable to change the same, yeah, we can say we are unable to change the structure of government if अगर हमें वो चीज़ें बदलनी है, बदल तो सकते नहीं है क्योंकि बहुत ही उसका स्ट्रक्चर डिफिकल्ट होता है, और फिर भी अगर हम उसे बदलना चाहे तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगी या बहुत ही हेक्टिक एक प्रोसेस होगी। चलिए, ये हो जाता है उसका अनदर डिसएडवांटेज। नेक्स्ट, क्लैशेस अमंग इंटरेस्ट्स। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, क्लैशेस अमंग इंटरेस्ट्स के अंदर क्या हो जाता है, और एक लास्ट बचा हुआ है अनफेयर प्रैक्टिसेस। चलिए, the government appoints the board of directors and their work to manage and operate corporation. As there are many members, it is quite possible that their interest may clash. Because of this reason, the smooth functioning of the corporation may be hampered. Yes, clashes among interests of directors. As I told you that qualified, yeah, we can say educated staff is needed to operate statutory corporation. Now, what happened, guys? There are more chances of clashes between the directors of such type of corporations. अगर मैं बात करती हूँ हमारे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस की, तो यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्टर्स सारे एजुकेटेड, सारे क्वालिफाइड हो गए, जिसकी वजह से उनके बीच में क्लैशेस, या वी कैन से उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, द लास्ट वन इज अनफेयर प्रैक्टिसेस। The governing board of statutory corporation may indulge in unfair practices. It may charge an unduly high prices to cover up inefficiencies. Yes, इसके अंदर बहुत सारी प्रैक्टिसेस अनफेयर हो जाती है। अनफेयर मतलब जो एक्चुअल में जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, या वी कैन से जो भी डिज़ायर्ड टारगेट आप नहीं अचीव कर पाते हो, फिर पेनल्टीज रहेगी, आपको कुछ भी अलग अलग झमेलों में इन्वॉल्व कर दिया जाएगा एंड ऑल। ये सारे हो जाते हैं मेरे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के डीमेरिट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।